गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और चैप्टर के क्विक रिवीजन में एसबीआई के। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 14 पार्ट बी की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेबर लॉ। फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई दूसरा कानून इंडिया में नहीं। सारे के सारे कानून जब भी बनाए जाते हैं तो वो अपना पावर कहां से लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही लाते हैं। तो ये तो पहला शब्द हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हुआ लेबर लॉ। सर लेबर लॉ का मतलब क्या। लेबर लॉ का मतलब सर ऐसे लॉ या ऐसे कानून जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को क्या करते हैं, गवर्न करने का काम करते हैं। लेबर लॉ इंश्योर करते हैं कि लेबर को फेयर वेजेस मिले, उन्हें काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस मिले, उन्हें रीजनेबल वर्किंग आवर मिले, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेबर लॉ सिंपल सी बात है कि क्या करता है, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का सुप्रीम लॉ है, और एक हमने पढ़ा कि लेबर लॉ जो लेबर से रिलेटेड कानून बनाने का काम करता है। जरा अब ये बताओ कि लेबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखो, रिलेशनशिप समझने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल दिया है, उस प्रियम्बल के अंदर सोशल जस्टिस नाम का एक वर्ड है। सोशल जस्टिस क्या बोलता है कि भारत में सभी लोगों को एक जैसी और समान अपॉर्चुनिटी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी इंडिविजुअल्स को इंडिया के अंदर। तो उसी चीज को इंश्योर कौन करता है, लेबर लॉ। लेबर लॉ ये इंश्योर करता है कि भारत में जो भी पर्सन काम कर रहा है, जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉय है, उसे प्रॉपर वेजेस मिले, उसे सेफ वर्किंग कंडीशन मिले। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉ एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लिंक किए गए। ये जो फंडामेंटल राइट है ये किस तरीके से लेबर लॉ के साथ में लिंक किए गए। आप सभी लोगों ने जेआईजीएल में पढ़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब यह है कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को इक्वलिटी से डिनाई नहीं कर सकती। इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पर्सन के साथ में नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन। लॉ कैन नॉट फेवर समवन एल्स। अगर आपने कुछ किया है तो जितना पैसा आपको मिलेगा उतना ही पैसा मुझे मिलना चाहिए। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक और होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि गवर्नमेंट दो सेक्टर को एक जैसा लाने के लिए शायद थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर पाए। जैसे कि रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जनरल की कैटेगरी में लाने के लिए शायद कभी कभी हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े, तो उसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। काम की बात यह नहीं है कि क्या बात आर्टिकल 14 में लिखी है। मेन काम की बात यह है कि आर्टिकल 14 को किस तरीके से लेबर लॉ के साथ में लिंक किया गया है। तो देखो, एक केस लॉ था एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। जिस केस लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एयर इंडिया के अंदर कुछ इस तरह की पॉलिसी थी कि हर फीमेल एयर हॉस्टेस को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा जैसे ही वो 35 साल की होती हैं, या फिर सर्विस के अगर उन्होंने 4 साल के अंदर, जिस दिन जॉब ज्वाइन करी उसके 4 साल के अंदर अंदर अगर वो शादी कर लेती है, या आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। पर ऐसा कोई भी प्रोविजन मेल एम्प्लॉयज के लिए नहीं था। तो ऐसा माना गया कि एयर इंडिया के जो क्लॉजेस हैं ये आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट करते हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और बात बिल्कुल बराबर है। फिर एक केस लॉ और हुआ डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ऐसा बोला गया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाती है जिसके अंदर एक सर्टेन डेट पर अगर आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, और उसके पहले अगर आप रिटायर हुए तो उसके पहले पेंशन नहीं मिलेगी। लेट्स से गवर्नमेंट आज एक कानून लेकर के आती है कि जो पर्सन 18 दिसंबर 2025 के पहले पहले रिटायर हुए हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, और इसके बाद जो रिटायर हुए हैं पेंशन नहीं मिलेगी, और इसके पीछे कोई ठोस ग्राउंड नहीं, कोई ठोस रीजन नहीं, तो माना जाएगा कि ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और ये इक्वलिटी को क्या कर रही है, भगा रही है। ऐसी कोई भी पॉलिसी चलेगी नहीं। देन कम आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सरकारी नौकरी में कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन। सारे नागरिकों के लिए एक जैसी समानता होनी चाहिए जब भी वो सरकारी नौकरी में जाएं। किसी भी पर्सन को आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने से सिर्फ इस वजह से मना नहीं कर सकते कि वो तो किसी दूसरे रिलीजियन का है, वो किसी दूसरे रेस का है, कास्ट का है, सेक्स का है। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ में नहीं कर सकते। हालांकि ध्यान रखना, ये क्लॉज स्टेट गवर्नमेंट को
उस चीज से प्रिवेंट नहीं करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी पोस्ट के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस मांग सकती है उस स्टेट का। जैसे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर कोई जॉब निकालती है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा रिक्वायर कर सकती है कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश के सिटीजन को ही, मध्य प्रदेश के रेसिडेंट को ही क्या करेंगे, नौकरी देंगे। तो ऐसे करने से हम उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। साथ ही साथ ये आर्टिकल नंबर 16 ऐसा किसी लॉ बनाने से भी हमें मना नहीं करता है जिसके अंदर सर्टेन पोस्ट इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर टू बी हेल्ड बाय पीपल ऑफ दैट सेम रिलीजन। जैसे कि हम एक ऐसा प्रोविजन बनाते हैं कि मदरसे के अंदर सिर्फ मोमेडियंस या मुस्लिम से ही काम करेंगे, तो ऐसा कानून बनाने से भी आर्टिकल नंबर 16 आपको रोकता नहीं है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के केस में ऐसा कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 19, दैट इज राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन एंड द यूनियन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन ये पावर देता है इंडिया के हर सिटीजन को। क्या पावर देता है? ये पावर देता है इंडिया के हर सिटीजन को कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप बनाना चाहें, कोई भी यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आपको ट्रेड यूनियन बनाने से कभी भी रोका नहीं जाएगा। वर्कर हैव अ फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिवली एंड प्रोटेक्ट देयर राइट। एक कंपनी के एम्प्लॉइज, एक कंपनी के लेबर्स अगर मिल करके कोई एक साथ ग्रुप बनाना चाहते हैं, यूनियन बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 उसे बनाना अलाउ करता है। ध्यान रखना है, फ्रीडम टू ज्वाइन इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन। मतलब आपके पास अगर ये राइट है कि आप कोई सा एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके पास ये राइट भी है कि आप उस एसोसिएशन को ज्वाइन ना करें या उस एसोसिएशन को कंटिन्यू ना करें। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि उस यूनियन में आपको बना ही रहना पड़ेगा। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके यूनियन बनाने के ऊपर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके यूनियन बनाने से इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है। तो एक बहुत ही फेमस और बहुत अच्छा केस लॉ है जो आर्टिकल नंबर 19 समझने में मदद कर सकता है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल। देखो इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल के लोगों ने क्या किया कि एक यूनियन बनाया और यूनियन के अंदर लेट से मिस्टर राम को क्या किया, मिस्टर राम को प्रेसिडेंट बनाया उस यूनियन का और मिस्टर श्याम को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके यूनियन का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जिस पर्सन को हम बोलेंगे उसे आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा माना गया, कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई ये बात तो गलत है। अगर कोई पर्सन एसोसिएशन बना रहा है तो आप उस एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को, उस एसोसिएशन में जो जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो चेंज कर दिया तो फिर एसोसिएशन चलाने का मतलब ही क्या बचेगा। तो इन द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय वर्सेस द नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल, कोर्ट एक्सप्लेन दैट लेबर यूनियन एग्जिस्ट टू इनेबल द कलेक्टिव बार्गेनिंग। साथ ही साथ एक और केस लॉ था, कौन सा, दमयंती नारंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर क्या बोला है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड द राइट टू कंटिन्यू एसोसिएशन विद द ओरिजिनली चूजन मेंबर। क्या बोल रहे हैं दमयंती नारंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस लॉ के अंदर कि भाई राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो आपको मिला है उसके अंदर ये राइट ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि आप आपके एसोसिएशन को ओरिजिनली चूजन मेंबर के साथ कंटिन्यू करें। मतलब if any law were allowed to interfere with the composition of the association, मतलब आप एसोसिएशन के स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर देंगे तो फिर ऐसे केस में एसोसिएशन बनाने का मतलब ही क्या बचा। द राइट वुड लूज इट्स मीनिंग सिंस एसोसिएशन कुड नॉट फंक्शन एज इंटेंडेड। हमने बनाया मिस्टर राम को प्रेसिडेंट और आप बोल रहे हैं कि मिस्टर कृष्ण को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, तो भाई इससे तो हम एसोसिएशन जैसा चलाना चाहते हैं वैसा चल ही नहीं सकता है, तो फिर हमारे इस राइट का मतलब भी क्या रहा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसको, दमयंती नारंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो केस लॉ था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल, इसके अंदर क्या बोला था कि भाई ये जो ट्रिब्यूनल, ये जो आप यूनियन बनाते हैं, ये यूनियन क्यों बनाते हैं, ये यूनियन इसलिए बनाते हैं ताकि आप कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज होकर के बार्गेन कर पाएं। ठीक है, पर ध्यान रखना है आपको इस बार्गेनिंग से कभी भी इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये लगाए हुए हैं कि आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्राइक अगर करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और आपको ध्यान हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी हमारे कोर्स का पार्ट है, चैप्टर नंबर 17 में हम इसके बारे में बात ऑलरेडी करते हैं। देन कम आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 इज अ राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 ये बोलता है कि भाई नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को खत्म नहीं कर सकता। राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद द डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारत के हर नागरिक को मिलेगा। एक केस लॉ है ओल्गा तेलिस वर्सेस बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला था, कोर्ट ने क्या बोला था
कि भाई अगर आप पेवमेंट ड्वेलर्स को, मतलब ये जो नदी नालों के पास में घर बना लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, अगर आप इनको हटाते हैं और इनके लिए कोई दूसरी सुटेबल व्यवस्था नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपने उन झुग्गी झोपड़ी वालों को, पेमेंट ड्वेलर्स के आर्टिकल नंबर 21 को वायलेट किया गया है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक केस लॉ था डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्री। इसके अंदर ऐसा बोला गया था कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को उसकी नौकरी से निकालते हैं तो उसके बहुत ज्यादा सीरियस सिविल कंसिक्वेंसेस होते हैं। सिर्फ वो सफर नहीं करता है, साथ साथ में उसकी फैमिली भी सफर करती है। इसलिए अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के, बिना प्रॉपर लॉ फॉलो किए अगर हटाते हैं तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आपने उस पर्सन का आर्टिकल नंबर 21 वायलेट किया गया है। फिर एक और केस लॉ है इन द केस ऑफ अ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर वर्सेस स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। इसके अंदर ऐसा बोला गया था कि कुछ वर्कर ट्रेन से सफर कर रहे थे और वो ट्रेन से गिर गए। फिर वो वेस्ट बंगाल के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए जहां पर उन्होंने इलाज मांगा, पर वो हॉस्पिटल उनका इलाज करने में फेल रहा, वहां पर सुटेबल व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी। तो माना गया कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीने के अधिकार को पूरा करे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज होना चाहिए। Then come article number 23, prohibition of the traffic in the human being and the forced labor। आर्टिकल नंबर 23 ये बोलता है कि भाई ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब इंसानों को खरीदना और बेचना, जैसे कि वो कोई वस्तु हो, इस तरह की काम करना, इस तरह का काम करना अलाउड नहीं। आप किसी को इंडिया में गुलाम भी नहीं बना सकते। साथ ही साथ आप किसी के साथ फोर्स लेबर भी नहीं कर सकते। फोर्स लेबर का ये मतलब है कि बिना इच्छा से किसी का काम करवाना, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे माना जाएगा फोर्स लेबर। साथ ही साथ पैसा कम दिया तो भी माना जाता है फोर्स लेबर। बेगर का मतलब क्या है? द टर्म बेगर मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी पेमेंट। आपने सामने वाले से जबरदस्ती काम करवाया और उसे कोई पैसा अगर नहीं दिया तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है, बेगर। और बेगर को आर्टिकल नंबर 23 का वायलेशन माना जाता है। एक केस लॉ है सूरज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें ऐसा माना गया है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी को रोक लेते हैं एज अ पनिशमेंट तो उसे भी क्या माना जाएगा, बेगर। क्यों? क्योंकि आपने कंपल्सरी काम करवा लिया और उसे पैसा नहीं दिया है। इस बात का ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 23। फिर आर्टिकल नंबर 24 है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। ये बोलता है कि भाई नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी हैजार्डस ऑक्यूपेशन। 14 साल से कम का जो बालक है, 14 साल से कम का बालक तो कहीं पर काम नहीं करेगा। 14 साल से 18 साल का जो बालक है वो किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन पर काम नहीं करेगा। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 16 चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वाले एक्ट के अंदर बारे में और बात करेंगे। ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या माना गया है, हैजार्डस ऑक्यूपेशन कंसीडर किया गया है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में कोई भी 14 से 18 साल का बालक काम नहीं कर सकता। ये तो सारे क्या थे, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट तो कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को, पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये मैंडेटरी फोर्स के साथ में नहीं आते हैं, ये ऑप्शनल आते हैं। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इन्हें फॉलो करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन्हें फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 38 सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल नंबर 38 ये बोलता है कि भाई जो भी कानून कोई भी गवर्नमेंट बनाए तो उस कानून के अंदर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब फेयर ट्रीटमेंट सभी लोगों के साथ, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन द डेमोक्रेसी। आर्टिकल नंबर 39 इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। आर्टिकल नंबर 39 ये बोलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन आया हुआ है तो हर बार इसी में से आया है। आर्टिकल नंबर 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके नाम पर मत जाइए कि सिर्फ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आगे बहुत सारी बातें आर्टिकल नंबर 39 के अंदर की है। स्टेट शेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। स्टेट का मतलब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई पॉलिसी, जब भी कोई लॉ, कोई कानून बनाए तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है, ऑल सिटीजन्स हैव द इक्वल राइट टू अर्न द लिवलीहुड। सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब की, बिजनेस की, कुछ इसी तरह का कानून आपको बनाना है। दूसरा, रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री शुड बी शेयर्ड एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। आपकी जो कंट्री की रिसोर्सेस हैं वो कंट्री की रिसोर्सेस सभी लोगों में बराबर तरीके से बंटनी चाहिए और सभी का समान रूप से फायदा उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा, इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सच दैट वेल्थ डज नॉट गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच इंडिविजुअल। आपका इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि आपकी कंट्री की सारी रिसोर्सेस या सारी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में चली जाए। इसीलिए हम एंटी मोनोपोली लॉ भी बनाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी लगाते हैं। देयर शुड बी इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो काम के अंदर इक्वल वर्क और इक्वल अपॉर्चुनिटी हर आदमी और हर औरत के लिए होना
चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, किसी भी वर्कर की हेल्थ और स्ट्रेंथ को आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से भी वो काम नहीं करवाना चाहिए जिससे उसकी सेफ्टी पर नेगेटिव फर्क पड़े। साथ ही साथ एक केस लॉ हुआ रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना गया है कि आर्टिकल नंबर 39 डेली वेज वर्कर के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई डेली वेज वर्कर है और वो भी काम वैसा ही कर रहा है जैसा परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है, तो ऐसे केस में दोनों को पैसा बराबर मिलना चाहिए। आप सिर्फ इस वजह से पैसा कम नहीं दे सकते कि भाई ये तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि ध्यान रखना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को आप स्ट्रेट जैकेट में पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब डिफरेंट पे स्केल अलाउ किया जा सकता है। अगर काम अलग है, अगर ड्यूटीज अलग है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तो फिर पैसे में भी डिफरेंस आ सकता है। आर्टिकल नंबर 41 कोई खास बात नहीं, सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजन बोलता है कि भाई गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी लोगों को काम करने का अधिकार, बच्चों को एक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 42 वर्किंग कंडीशन ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 42 कि भाई ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेबर और एम्प्लॉय के लिए इस बात का ध्यान रखे कि वो जब भी काम करें तो उन्हें एक बेहतर वर्किंग कंडीशन, सुटेबल एंड सेफ वर्किंग कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए। और यही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉ बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 42 बोलता है कि वर्किंग कंडीशन का ध्यान गवर्नमेंट को रखना है। तो गवर्नमेंट ने कैसे ध्यान रखा? अलग अलग कानून ला करके, ESI, EPF, फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, अलग अलग एक्ट गवर्नमेंट इसी वजह से लेकर के आई। आर्टिकल नंबर 43 अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिविंग वेज का। आर्टिकल नंबर 43 ये बोलता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए लॉ बनाने के थ्रू कि सभी वर्कर को एक लिविंग वेज मिले, सभी लोग एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? सर, लिविंग वेज इज सच अ वेज विच इनेबल द मेल अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, नॉट मियरली फूड, क्लोथिंग एंड इसेंशियल। लिविंग वेज का मतलब है कि जो आदमी है, एक परिवार का मेल अर्नर है, वो अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए ना कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान अर्न कर पाए, बट साथ साथ में अपने बच्चों के लिए एजुकेशन भी अफोर्ड कर पाए। अगर वो बीमार हो जाए या उसके फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो वो उनका इलाज करवा पाए, वो सोशल नीड्स को पूरा कर पाए और इंश्योरेंस लेने के लिए भी वो अपने आप को सक्षम बना पाए। कुछ इस तरह का कानून गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, इसे ही लिविंग वेज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, मिनिमम वेज जस्ट सफिशिएंट होता है जिसमें आप बेयर फिजिकल नीड्स को कवर करते हैं, जिसमें भी क्या कवर होती है? 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। मिनिमम वेज को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ में सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 43 के अंदर ही ये भी कहा गया है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे। देखो, अभी हमने पढ़ा कि हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किए हैं, पर मान लो कि अगर इनका वायलेशन होता है तो क्या किया जा सकता है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने साथ साथ में हमें उपाय भी बताया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप कहां जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड अ रेमेडी फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और रेमेडी कुछ इस प्रकार से दी गई है। आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 32 खुद ही क्या है? एक फंडामेंटल राइट, मतलब आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तब। आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तब। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ट्रेड यूनियन हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके वर्कर्स, ट्रेड यूनियन के अंदर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो इशू ये था कि भाई क्या ट्रेड यूनियन जा सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो इंडिविजुअल राइट होते हैं और ट्रेड यूनियन को इंडिविजुअल तो नहीं। तो इन द केस ऑफ SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी को ब्रॉडन किया गया। लोकस स्टैंडिंग का मतलब होता है लीगल स्टैंडिंग, कि भाई तुम किस हक से सूट फाइल कर रहे हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा है? फंडामेंटल राइट तो इंडिविजुअल का वायलेट हुए, तुम क्यों केस फाइल करना चाहते हो? तो इस केस लॉ के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी को इंप्रूव किया गया और एक PIL नाम का कॉन्सेप्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। और यहां पर यह बताया गया कि वेयर ग्रुप ऑफ पर्सन सफर्स लीगल इंजरी, लीगल इंजरी का मतलब है कि ब्रीच ऑफ राइट, अगर कुछ लोगों के, ग्रुप ऑफ पीपल के ब्रीच होते हैं राइट और वो कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, वो हेल्पलेसनेस है या फिर कोई दूसरा डिसएडवांटेज की वजह से वो अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो कोई भी पब्लिक बॉडी जुडिशियल रेमेडी सीक करती है। हेंस अ ट्रेड यूनियन कैन गो टू
हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा। थोड़ा सा डिटेल हो गया पर हमने सारे केस लॉ कवर करने की कोशिश की। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली किस में से आएगा, आर्टिकल नंबर 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 43 लिविंग वेज, या फिर किसी केस लॉ के अंदर से, और एक लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस यूजुअली बनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।